आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 9 अगस्त आरजेकर अस्पताल कोलकाता, एक ट्रेनी जूनियर डॉक्टर और उसके साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ, पूरे देश में लगातार 15-20 दिनों तक उसी को लेकर चर्चा होती रही। तमाम सवाल उठे, तमाम धरना प्रदर्शन विरोध आज भी चल रहा है। आज भी कोलकाता के जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पर है। कोलकाता पुलिस से ये केस लेकर फिर कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई की करीब 15 से ज़्यादा लोगों की टीम दिल्ली से कोलकाता पहुंचती है, जिसमें तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स से लेकर बाकी तमाम एक्सपर्ट्स, और वहाँ पर वो डेरा डाले रहते हैं। अब भी डेरा डाले हुए हैं। लगभग वही सीन था जो सुशांत सिंह राजपूत 2020 जून के या अगस्त का ही महीना था जब सीबीआई की टीम पहुंची थी 19 अगस्त 2020 को। खैर वो तो फाइल अब भी दबी हुई है, लेकिन यहाँ सीबीआई पहुंची, उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ। कोलकाता पुलिस के ऊपर पहले उंगली उठी, तमाम थ्योरी जो है हवा में तैरी कि इस हॉस्पिटल में पोर्नोग्राफी रैकेट चलता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मानव अंगों की तस्करी होती है, अश्लील फिल्में फिल्माई जाती हैं, सारी बातें। और इस रेप में नहीं बल्कि गैंग रेप है, इसके पीछे बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़ी साजिश हुई है, सारी बातें हुई। फिर कुछ लोग कोलकाता पहुंच गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक आकर बयान देती हैं कि 7 दिन के अंदर अगर हमने इस केस को नहीं सुलझाया तो मैं खुद सीबीआई को इस केस को रेफर कर दूंगी। ये भी कहती हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर रेपिस्ट को फांसी के सूली पर चढ़ा देंगे, फंदे पर। उसके बाद इधर सुप्रीम कोर्ट भी इस केस को खुद ही अपने आप हैंडल कर लेता है और संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई शुरू कर देता है सुमोटो लेकर। वेस्ट बंगाल सरकार, पुलिस, सीबीआई, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबको पार्टी बनाकर सुनवाई होती है। सीबीआई को हुक्म दिया जाता है अपनी स्टेटस रिपोर्ट आप हमारे सामने पेश करो। ये सब कुछ चल रहा है। एक क्राइम का केस अब पूरी तरीके से उसका राजनीतिकरण भी हो चुका है, धरना प्रदर्शन विरोध भी चल रहा है और थ्योरी अलग मीडिया में प्लांट हो रही है। और उसके बाद आखिरकार 58 दिन बीत जाते हैं, 58 डेज। 58 डेज के बाद अब सीबीआई पहली बार ऑफिशियली, ओपनली आरजेकर अस्पताल की उस ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के साथ 9 अगस्त की सुबह जो कुछ हुआ उसकी पूरी कहानी एक कानूनी दस्तावेज यानी चार्जशीट की शक्ल में कोलकाता में सियालदा की एक स्पेशल कोर्ट में सौंप देती है। 45 पन्नों की ये चार्जशीट है, यानी 45 पन्नों में ये पूरी कहानी कैद है। चार्जशीट का मतलब होता है आरोप पत्र। अब क्या क्या आरोप और उससे जुड़े हुए क्या क्या एविडेंस, वो आपको चार्जशीट में लगानी पड़ती है। इसके साथ सीबीआई ने उसमें सेक्शन भी लगाए हैं कि इन धाराओं में मुकदमा चलेगा। अब ये स्पेशल कोर्ट के ऊपर है कि सीबीआई की इस चार्जशीट के किन किन चार्जेस को वो एक्सेप्ट करती है, किन किन को रिजेक्ट करती है, कौन कौन से धाराओं को वो अपनाती है, कौन कौन से धाराओं को वो गलत मानती है। इस पर अगले कुछ दिनों में फैसला आ जाएगा। लेकिन खबर वो नहीं है। खबर ये है कि 58 दिन बाद आखिरकार आरजेकर अस्पताल की जूनियर डॉक्टर का सच सीबीआई के हिसाब से, सीबीआई की जांच के हिसाब से अब आम हो गया है, यानी अब सामने आ गया है। तो इस चार्जशीट में क्या कुछ लिखा है, चार्जशीट में क्या कुछ कहा गया है, आज की कहानी वही है। सीबीआई ने अपने 45 पन्नों की इस चार्जशीट में जो लिखा है उसमें पूरी कहानी है उस 8 अगस्त की रात और 9 अगस्त की सुबह की। ये पूरी कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको ये बताता चलूं कि 9 अगस्त की सुबह जब जूनियर डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद करीब 9 साढ़े 9 के दरमियान ये बात पता चली। फिर अस्पताल प्रशासन जागी, फिर ताला पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया गया। फिर दोपहर होते होते कोलकाता पुलिस ने एक शख्स को उठाया जिसका नाम था संजय रॉय। उसके बाद कोलकाता पुलिस ने शाम होते होते दावा भी कर दिया कि केस सुलझ गया है, ट्रेनी जूनियर डॉक्टर का रेप इसी संजय रॉय ने किया और मर्डर भी इसी ने किया है, इसके अलावा और इसमें कोई शामिल नहीं है। लेकिन कोलकाता पुलिस की बात तब किसी ने नहीं मानी। कहा गया कि इस केस को हशप किया जा रहा है, सबूतों को मिटाया जा रहा है, सारी बातें हुई। और कोलकाता पुलिस ने गलती तो की थी, क्राइम सीन को जिस तरह से प्रिजर्व करना था, बाकी चीज़ें वो नहीं हुई। अस्पताल प्रशासन ने भी गलती की। लेकिन इन दोनों की गलती का अंजाम ये हुआ कि पूरा देश
एक राय बना चुका था, और वो राय ये थी कि इस मामले में ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और अब इंतज़ार था कि सीबीआई अब जांच कर रही, क्योंकि सीबीआई जांच की मांग की गई थी, खुद डॉक्टरों ने मांग की, फैमिली भी कह रही थी कि सीबीआई जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट दे। और अब वो रिपोर्ट आ गई है, तो उस रिपोर्ट में है क्या? तो अगर एक लाइन में कहूँ तो इस केस के 24 घंटे के अंदर अंदर कोलकाता पुलिस ने जो खुलासा किया था, सेम हूबहू वही कहानी 58 दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद अब सीबीआई ने सुनाई है। कोलकाता पुलिस से किसी भी मामले में सीबीआई की जांच कहीं से भी अलग ही नहीं है। यानी जो काम कोलकाता पुलिस ने 24 से 48 घंटे के अंदर कर दिया था, उस केस की सच्चाई को बताने के लिए सीबीआई ने 58 दिन लिए, और 58 दिन बाद नतीजा ये कि जो कोलकाता पुलिस ने कही वही सही, कम से कम सीबीआई की इस चार्जशीट के हिसाब से। अब सीबीआई की इस चार्जशीट के हिसाब से कोलकाता की जूनियर डॉक्टर के साथ पहली चीज रेप हुआ था, गैंग रेप नहीं। यानी कि संजय राय अकेला कल्प्रिट था, उसी ने उस रात रेप किया और गैंग रेप नहीं किया। दूसरी चीज इस चार्जशीट के हिसाब से कि इस रेप और मर्डर के पीछे कोई और साजिश नहीं थी, किसी और का हाथ नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी। तीसरी चीज कि इस पूरे मामले में उस आरजेकर हॉस्पिटल के बारे में जो कुछ कहा गया कि वहाँ पोर्नोग्राफी रैकेट, अश्लील फिल्मों की शूटिंग, मानव अंगों की तस्करी, ये सब बकवास है, इसमें ऐसी कोई सच्चाई नहीं मिली। हाँ, करप्शन का अड्डा ज़रूर था वो अस्पताल, और वहाँ के एक्स प्रिंसिपल संजय घोष इस करप्शन के सरदार थे। अस्पताल के पैसों का लूट खसोट कर रहे थे, और इसीलिए सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया, और इस वक्त वो जेल में भी है। लेकिन जहाँ तक ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के कत्ल और रेप की बात है, तो इस मामले में सिर्फ इस चार्जशीट में सीबीआई ने एक ही शख्स को आरोपी बनाया है, और वो है संजय राय। सीबीआई की इस पूरी चार्जशीट के हिसाब से जब उन्होंने अपनी तफ्तीश की, तो सबसे 3 अहम चीज़ें उन्हें मिली, और इन 3 चीज़ों की बिना पर वो इस केस के नतीजे तक पहुंचने में कामयाब रहे, और इसी से पूरी कहानी भी सामने आई। पहली चीज़, उस आरजीकर अस्पताल में लगा हुआ एक सीसीटीवी कैमरा, जो सेमिनार हॉल से कुछ दूरी पर लगा हुआ था, लेकिन वो ऐसी जगह पर था कि सेमिनार हॉल की तरफ अगर कोई जा रहा है और वहां से निकल रहा है तो वो उसके अंदर कैद हो सकता है। सीबीआई के मुताबिक उस सीसीटीवी कैमरे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। कोलकाता पुलिस ने उस कैमरे का फुटेज 14 अगस्त को जब सीबीआई ने केस टेक ओवर किया, उसी दिन सौंप दिया था। इस सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से 9 अगस्त की सुबह ठीक 4 बजे सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ उस कैमरे में एक ही शख्स गिरफ्तार हुआ, कैद हुआ, और वो था संजय राय, जो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। संजय राय उस सेमिनार हॉल में जाता है करीब 4 बजे, और 4:30 के बाद, यानी आधे घंटे के कुछ देरी के बाद, उसी सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। इन 30 मिनटों में उस कैमरे के अंदर कोई और कैद नहीं होता, इकलौता शख्स था जो सेमिनार हॉल की तरफ जाता हुआ और फिर बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। तो ये पहली चीज़ थी, क्योंकि जिस सेमिनार हॉल को क्राइम सीन बताया गया, जो क्राइम सीन था, उस सेमिनार हॉल में किसी और शख्स का ना आना न जाना इस बात का एक तरह से सबूत था, क्योंकि और शख्स वहाँ पहुँचा ही नहीं। तो ये कैमरा एक बहुत बड़ा सबूत सीबीआई के लिए बना। दूसरा सबूत जो कोलकाता पुलिस ने सौंपा सीबीआई को, वो ये कि क्राइम सीन से और कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। फिंगरप्रिंट्स तो चले गए बाद में फॉरेंसिक जांच के लिए, लेकिन जूनियर डॉक्टर की लाश के साथ सिर्फ एक चीज़ मिली थी, और वो थी एक एयरफोन जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है, और वो जूनियर डॉक्टर का नहीं था। और वो एयरफोन बाद में पता चला कनेक्ट हुआ था ब्लूटूथ से संजय राय के साथ। तो संजय राय मौके पर नहीं मिला, पकड़ा गया पुलिस बैरक से, अस्पताल से कुछ दूर, लेकिन उसकी एक निशानी उस क्राइम सीन पर छूट गई थी, और वो निशानी थी उसका एयरफोन जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता मोबाइल में। तो इसका मतलब है कि उसकी प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी का ये एक बहुत बड़ा गवाह और सबूत था। तो दूसरा सबूत ये बना। लेकिन जो सबसे अहम सबूत बना इस पूरे केस में, वो था फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई के मुताबिक जो फॉरेंसिक सैंपल भेजे गए, और ये भी कोलकाता पुलिस नहीं भेजे थे, कोलकाता फॉरेंसिक लैब में,
बाद में उस लैब को टेस्ट भी कराया सीबीआई ने, लेकिन नतीजा एक ही निकला। वो ये था कि ट्रेनिंग जो जूनियर डॉक्टर के नाखून में कुछ ब्लड के स्टेन मिले थे और कुछ ऐसे कुछ बाल मिले थे। ऐसा लगता है जैसे कोई आप किसी को जब खरोंचते हैं या खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, किसी पर झपट्टा मारते हैं तो वो खरोंच आ जाती है, तो उस खरोंच के निशान के सबूत उसके नाखूनों के अंदर थे। क्राइम सीन में ये बड़ा होता है जब आप किसी को अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, सेल्फ डिफेंस में या बाकी चीज़ें हाथापाई होती है, तो कोई भी एक अच्छा आईओ इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ये ज़रूर देखता है उसके हाथ और उसके नाखून और उसकी उंगलियों को, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सबूत छुपे होते हैं। तो जब फॉरेंसिक लैब में भेजा गया तो पता चला कि ट्रेनिंग जूनियर डॉक्टर के नाखून के अंदर से जो ब्लड स्टेन और बाकी चीज़ें मिली हैं और संजय रॉय के जो ब्लड टेस्ट भेजे गए तो वो दोनों ब्लड टेस्ट मैच कर गए। ये पता चला कि लेडी डॉक्टर के नाखून में संजय रॉय के ही ब्लड के स्टेन थे और वो डीएनए से क्लियर हो गया। संजय राय के हाथ के कुछ हिस्से पर और गले पर भी खरोच के निशान थे, जिसका वो सही जवाब नहीं दे पाया था। तो एक तो निशान उसके शरीर पर जिंदा सबूत और दूसरे फॉरेंसिक एविडेंस डीएनए के सैंपल कि वो दोनों के बीच में हाथापाई हुई और उसके ये सबूत थे। दूसरा जो इस केस में एक सबसे बड़े सवाल का जवाब देने वाला था और वो ये कि ये रेप का केस है या गैंग रेप का। तो जब जूनियर डॉक्टर के सीमन की जांच हुई और ब्लड सैंपल लिया गया संजय रॉय का, तो इन दोनों की जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो संजय रॉय ही था, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स पर उसके निशान मिले, सबूत मिले, लेकिन एक ही सैंपल मिला। मतलब जूनियर डॉक्टर के अपने सैंपल के अलावा अगर कोई एक अननोन सैंपल था तो वो एक ही था और वो संजय रॉय का था, जिसके ब्लड सैंपल से वो मैच कर गया डीएनए में और ये क्लियर हो गया कि रेप इसी ने किया था और उसमें किसी और का सैंपल नहीं मिला। यानी अगर एक से ज़्यादा सैंपल होता तो शायद ये क्लियर हो जाता कि ये रेप नहीं गैंग रेप है, लेकिन एक ही सैंपल मिला संजय रॉय का और किसी का नहीं, तो इससे क्लियर हो गया कि ये केस रेप का है, न कि गैंग रेप का। तो इन तीन चीज़ों ने सीबीआई के लिए रास्ता आसान कर दिया और इसके बाद सीबीआई अब बाकी अपनी खानापूर्ति में लग गई। इस पूरे केस के दौरान करीब 100 विटनेसेस, 100 गवाह थे जिनकी गवाही दर्ज की गई। इस पूरे केस पे 12 बार पॉलीग्राफ, 12 अलग अलग लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हुए और उस टेस्ट की रिपोर्ट को भी सीबीआई ने फिर उसकी भी स्टडी की। तो करीब 100 गवाह, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट, मोबाइल का लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें और सीसीटीवी कैमरा, इन सारी चीज़ों ने मिलकर एक तरह से इस केस को उसके अंजाम तक पहुंचाया। सीबीआई की इस चार्जशीट में ये पूरी कहानी रात की भी दर्ज है और इत्तेफाक की बात यह है कि 9 अगस्त को ये केस सामने आया था और शायद मैंने 12 या 13 अगस्त को सेम हूबहू पूरी कहानी आपको सुनाई थी कि क्या हुआ था उस रात, और ये कि ये गैंग रेप नहीं रेप है, ये भी उस कहानी में तभी कहा था। सीबीआई 58 दिन बाद अब जो बात कर रही है, कोलकाता पुलिस ने उसे 24 घंटे में कह दिया था और हम लोगों ने शायद अगले 3-4 दिनों में ये पूरी कहानी आपको डिटेल में सुनाई थी और सारी चीज़ें अब वही आ रही हैं। सीबीआई के मुताबिक उस दिन संजय राय 3 से 4 बार आरजे कर अस्पताल गया रात को, चूँकि वो एक वॉलंटियर था कोलकाता पुलिस का, कई लोगों को एडमिट कराता था, कई लोगों को एडमिशन कराने के बदले में उनसे पैसे लेता था, क्योंकि सरकारी अस्पताल में एडमिशन में मुश्किल आती है, आपको पता है। तो वो पैसे लेन देन करके भी मरीजों को एडमिट करा देता था और वो कई बार रात को अक्सर जाता, अस्पताल के पीछे का इलाका सुनसान है, वहाँ बैठकर शराब पीता। उस दिन उसका एक और साथी था जो वॉलंटियर, उसके साथ गया, वहाँ उसने देर रात तक शराब पी। शराब पीने के बाद कई बार ऐसा होता था वो रात को यूं ही घूमता रहता था और कई बार रेड लाइट एरिया में जाता था, तो उसकी एक हवस की भी आग होती थी। उस रात भी वो घूमते घूमते करीब 4 बज गए, जब शराब वराब ख़त्म कर लिया, वॉलंटियर उसका साथी चला गया, तब उसे लगा कि चलो एक बार एक शिकार की तलाश में निकलते हैं, और वह अस्पताल के चक्कर काट रहा था कि कोई मिले तो उससे कुछ बात करें, उसे छेड़ें। और इत्तेफाक से उसे ये भी पता था कि 3rd फ्लोर पे सेमिनार हॉल भी है, लेकिन ये मालूम नहीं था उसे तब तक कि उस सेमिनार हॉल में उस रात जूनियर डॉक्टर अकेले सो रही होगी। तो रात करीब 4 बजे पहुंचता है, वहाँ जाता है सेमिनार हॉल में, अचानक उसकी नज़र पड़ती है जूनियर डॉक्टर सो रही है। उसकी नीयत पहले से ख़राब थी और ख़राब होती है।
उसके बाद वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, वो विरोध करती है, दोनों में हाथापाई होती है, जूनियर डॉक्टर खुद को बचाने की कोशिश करती है। इस कोशिश में एक वो उसको खरोच के निशान भी आते हैं, लेकिन फिर वो शोर न मचाए, चीखे नहीं, इसलिए संजय राय उसका गला और मुंह एक साथ दबाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में पहले वो बेहोश हो जाती है। चार्जशीट के हिसाब से सीबीआई के, जब संजय राय ने जूनियर डॉक्टर के साथ रेप किया तब उस वक्त वो होश में नहीं, बेहोश थी, यानी बेहोशी के आलम में किया। जो एक बात पहले आ रही थी कि शायद मौत हो चुकी थी, मरने के बाद एक लाश के साथ उसने ज़बरदस्ती की, वो गलत थी। उसने जब किया तब वो होश में नहीं थी, बेहोश थी, लेकिन जिंदा थी। ये सब करने के बाद फिर वो खामोशी से निकलता है और रात को जाकर अपने बैरक में, जो पुलिस बैरक है, कमाल देखिए, ज़िंदगी में लोग क्राइम करके पुलिस से दूर भागते हैं, लेकिन ये उन्हीं पुलिस वालों के बैरक में जाकर बेफिक्र सो जाता है, क्योंकि पुलिस के लिए काम करता था, पुलिस के लिए मुखबरी या वॉलंटियर जो कहे वो करता था, तो वहाँ चला जाता और जाकर सो जाता है। चूँकि कई गवाह थे और सीसीटीवी फुटेज जो ये सारे इंसिडेंट के थे, जब ये हुआ सुबह करीब 9:30 बजे पहली बार जूनियर डॉक्टर के साथी, उन्हें पता है कि अब उसकी ड्यूटी है नहीं, 9:30 बजे उन्हें लगता है कि अब चल के जगा देते हैं, क्योंकि वो 36 घंटे से शिफ्ट पर थी। तब वो सेमिनार हॉल में जाते हैं और जब जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर जिस हाल में वो चीखते हुए अपने सीनियर्स को बताते हैं। उस वक्त 9:30 हुआ था। सीनियर्स को बताते हैं, सीनियर्स का काम था कि फ़ौरन पुलिस को खबर दें। बराबर में ही पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है ताला पुलिस स्टेशन, लेकिन अस्पताल प्रशासन 9:30 पे इन्फॉर्मेशन मिलने के बावजूद 45 मिनट तक अस्पताल में ही सारे लोगों को बुलाकर बॉडी देख रहे हैं और सब आपस में बातें कर रहे हैं। पुलिस को कोई कॉल करने वाला नहीं था। 9:30 पे ये देखा गया। 10:15 पे पहली बार ताला पुलिस को फ़ोन किया गया। उसके 10:30 पे ताला पुलिस स्टेशन से लोग आते हैं और जब अस्पताल में फ़ोन किया गया तो भी ये कहा गया कि इस आदिकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक जूनियर डॉक्टर बेहोश पड़ी है, जबकि उस वक्त तक ये क्लियर था कि वो जिंदा नहीं है। अब किसी घर में या कहीं और किसी जगह पर कोई ऐसे बेहोश पड़ी हो या मुर्दा पड़ी हो तो समझ में आता है कि बताना मुश्किल होता है, लेकिन एक अस्पताल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर और तमाम आसपास में उसके मौजूद डॉक्टर, और वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये जिंदा है कि नहीं है, इसकी सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, धड़कन है कि नहीं है, तो फिर कैसे डॉक्टर, कैसा अस्पताल। लेकिन खबर यही दी जाती है ताला पुलिस स्टेशन में कि एक बेहोश डॉक्टर पड़ी हुई है। अब सवाल ये था कि अगर वो बेहोश थी तो वो वहाँ पर अगले 1 घंटे तक यूं ही कैसे पड़ी हुई थी। अगर ज़रा सा भी ये डाउट था कि ये जिंदा है तो उसको ले जाकर फ़ौरन इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ 2 तरह की बातें हो रही थी। एक, ताला पुलिस स्टेशन में कहा जा रहा है कि ये बेहोश है। दूसरा, उसको उसी हालत में उसी सेमिनार हॉल में लेटा हुआ छोड़ दिया गया, कोई उसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ। तो एक अस्पताल के अंदर ये कैसे हो सकता है। यही वो सारी चीज़ें थी। फिर एक्स प्रिंसिपल जो संजीव घोष, उसका लेट से पहुंचना, फिर सारा हशप करना, फिर पोस्टमार्टम आनन फानन में करना, फैमिली को लेट से इन्फॉर्म करना, फैमिली को झूठ बोलना कि आपकी बेटी बीमार है, फिर बताना है कि बेहोश हो गई है, असली बात छुपा लेना। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद और बॉडी हैंड ओवर करने के बाद, अंतिम संस्कार के बाद रात को FIR लिखना पहली बार। ये वो चीज़ें थी जिसने इस केस को पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और उसी के बाद फिर बाकी रहा सारा काम मीडिया ने कर दिया। जो सारी जितनी थ्योरी थी वो सारी घुमा दी। एक डॉक्टर साहब भी बीच में आ गए जिन्होंने कह दिया 151 ml सीमन मिला है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से। उसने और कह दिया 151 ml के हिसाब से, तो इसका मतलब है 20-25 लोगों ने गैंग रेप किया होगा। क्योंकि अगर उस हिसाब से चले, अगर एवरेज एक इंसान का 2 या 2.5 ml सीमन होता है तो 151 बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये सारी थ्योरी चलने लगी। उसका अलग अलग ये रैकेट, पोर्नोग्राफी, मानव अंगों की तस्करी, बाकी और पता नहीं क्या क्या। तो केस कहीं था और कहीं पहुंचा दिया गया। और फिर CBI उतरी। अब सोचिए CBI के जाने पे भी अच्छा खासा ठीक ठाक खर्चा हुआ। पब्लिक का पैसा है ये, टैक्स पेयर्स का। पूरी टीम जाती है, प्लेन से कोलकाता पहुंची, वहाँ उनको रखा गया। गाड़ियों का खर्चा अलग है, पेट्रोल का अलग है, DAV अलग है। और वो एकदम लगातार लगे रहे 58 दिन, लगभग 2 महीने। 2 महीने पूरी जांच की और 2 महीने बाद निकला क्या, जो 24 घंटे में कोलकाता पुलिस ने निकाल कर बता दिया था कि ये संजय
रॉय है, इसने रेप किया, इसने कत्ल किया, ये ऐसे हुआ, ये सीसीटीवी फुटेज है, ये ब्लूटूथ उसका कनेक्ट हुआ है, सारी कड़ियाँ मिल गई थी। लेकिन जो परसेप्शन बना और मीडिया ने जो बनाया, ये केस कहीं का कहीं पहुंच गया। और आलम यह है कि आज भी डॉक्टर विरोध प्रदर्शन धरने पे लगे हुए हैं। अब सीबीआई की इस चार्जशीट के बाद जो 45 पन्नों में पूरी कहानी है, तो कायदे से ये केस तो एक तरह से क्लोज हो गया। लेकिन क्लोज कैसे होगा, इसमें पॉलिटिक्स भी भरपूर हुई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर या 20 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर फांसी पे चढ़ा देंगे। फिर इसी केस के बाद, जूनियर डॉक्टर के केस के बाद, पश्चिम बंगाल विधानसभा में रेप को लेकर एक नया कानून पास किया गया और उसमें कहा गया शायद 30 या 50 दिन के अंदर मुकदमे का फैसला भी हो जाएगा। अब 58 दिनों के बाद ये चार्जशीट दाखिल हुई है, 58 डेज, ठीक है। अब इस चार्जशीट पे कोर्ट अगला जो है प्रोसेस वो ये है कि उस चार्जशीट में चार्जेस तैयार करेंगे। कोर्ट को लगेगा कि सीबीआई के ये चार्जेस ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सेक्शन ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। उन्हें लगेगा नहीं ये गलत है, इसको हटा देना चाहिए, इस धारा को नई धारा जोड़नी चाहिए, तो वो भी होगी। तो ये तो पहले होगा। इसके बाद अब चार्जेस जब फ्रेम हो जाएंगे तो फिर सियालदह की उसी स्पेशल कोर्ट में अब इसका ट्रायल शुरू होगा, यानी मुकदमा। अब देखना ये मुकदमा कब तक चलेगा, क्योंकि केस में चार्जशीट ही 58 डेज में, हालांकि 90 डेज में चार्जशीट दाखिल करने की मियाद होती है, 90 दिन के अंदर अंदर। लेकिन यहाँ 50 डेज, उस पर 50 डेज 8 डेज तब लगे जब हंगामा ये कि फटाफट सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन 2 महीने तो चार्जशीट दाखिल करने में लग गई। अब अदालत में ये ट्रायल कितना लंबा चलेगा। अगर 100 विटनेस है, 100 में से माइनस करके 80 भी करेंगे, तो 80 विटनेस की गवाही कितने वक्त में होगी। आफ्ताब पूनावाला श्रद्धा केस में आपको पता भी था गवाही पूरी नहीं हुई, फास्ट ट्रैक कोर्ट में है वो मामला, तो यहाँ कितने दिनों में होगी पता नहीं। इसके बाद इस स्पेशल कोर्ट का फैसला कब तक आएगा, इस साल आ जाएगा कि नहीं पता नहीं। उसके बाद फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में उस सज़ा पे मुहर लगेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाद और भी रिव्यू पिटिशन है। तो ये जो है कि 30-50 दिन के अंदर अंदर निपटा देंगे, सज़ा दिला देंगे। अब यहाँ से ये खेल शुरू होगा।